आप कहीं पे अपने फैमिली के साथ घूमने गए हैं और जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे वो पोजेस्ड है। आप क्या करेंगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। पहले ही मैं अपने ऑडियंस से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं लास्ट 2-3 वीक से वीडियो नहीं दे पाई हूँ। आप लोग मेरी स्टोरी नहीं सुन पाए हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास काफ़ी वैलिड वजह है। बात यह है कि हम लोग जो स्टोरी या इंसिडेंट आपको सुनाते हैं वो रियल इंसिडेंट है। तो अगर आप लोग हमें रियल इंसिडेंट नहीं भेजेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है आप तक ये सारे इंसिडेंट को पहुंचाना। थोड़े ही टाइम से मेरे पास कुछ रियल इंसिडेंट नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैं नहीं सुना पाई आप लोगों को स्टोरी। और लास्ट वीक मैं ट्रैवलिंग में थी। मैं कहीं पे भी ट्रैवलिंग में रहती हूँ, मेरा कोशिश रहता है कि मैं वहाँ का कुछ रियल इंसिडेंट कलेक्ट करूँ और आप लोगों के सामने पेश करूँ। लास्ट वीक मैं नॉर्थ बंगाल में थी और वहाँ से मैं एक रियल हॉरर इंसिडेंट कलेक्ट किया हूँ जो मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए, इंसिडेंट शुरू करने से पहले अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। नॉर्थ बंगाल मैं 15 दिन के लिए गई थी और प्लान ये था कि जितने भी ऑफबीट प्लेसेस है, जितना पॉसिबल हो उतना मैं कवर करूं। तो इसी ट्रिप में मेरा मुलाकात एक ड्राइवर से होता है जिसका नाम है बोकुल। बोकुल बातावाड़ी से बिलोंग करता है। जब मैं और बोकुल बात कर रहे थे सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल इंसिडेंट को लेके, तब बोकुल मुझे एक इंसिडेंट सुनाता है जो बोकुल के साथ हुआ था। तो चलिए, मैं बोकुल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आज का इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैडम, ये इंसिडेंट है आज से 3-4 साल पुराना। 3-4 साल पहले इसी बोलेरो में मैं एक फैमिली को पिकअप किया था एनजीपी से। दिन तो मुझे याद नहीं है और कौन सा मंथ था ये भी याद नहीं है, लेकिन इतना पता था कि उस टाइम ठंड था। मैं जिस फैमिली को पिकअप किया था वो फैमिली में 6 मेंबर्स थे। 2 कपल थे और 2 बच्चे थे। एनजीपी से सुबह सुबह उनको पिकअप करने के बाद हम लोग बहुत सारा बात करते हुए जा रहे थे रिशॉप की तरफ। लेकिन हम डायरेक्ट रिशॉप नहीं गए थे, हम कुछ जगह घूमते हुए गए थे। एनजीपी से पिकअप करने के बाद मैं उनको ब्रेकफास्ट के लिए कहीं पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हम लोग बहुत घूमते हुए रिशॉप तक पहुँचते हैं। बीच में हम लोग लावा मोनास्ट्री, डेलो पार्क, ये सब घूमते हुए जब रिशॉप पहुँचे थे तब शाम हो गया था और उनको वहाँ पे ड्रॉप करके मैं उस दिन वहीं पे रहने वाला था क्योंकि नेक्स्ट डे उस जगह से उनको दूसरे लोकेशन पे मुझे लेके जाना था। जर्नी लंबा रहने के वजह से वो लोग जाके चेक इन करके रेस्ट लेते हैं और मैं भी रेस्ट लेता हूँ। शाम को करीबन 7:30 बजे के आसपास वो लोग आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम जा रहे हैं थोड़ा पाइन फॉरेस्ट घूम के आने के लिए। मुझे वो आइडिया सही नहीं लगा था। मैंने उन लोगों को बहुत बार रोका कि नाइट टाइम पाइन फॉरेस्ट जाना सही नहीं है। जंगल है, कुछ जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग कल सुबह सुबह चले जाइए ना, इतना लेट नाइट क्यों जा रहे हैं? लेकिन शहर के लोगों का प्रॉब्लम कुछ और ही है। वो लोग सोचते हैं हम जो लोग थोड़ा गांव में रहते हैं शायद हम अनपढ़ हैं और हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो वो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और मुझे हंस के बोलते हैं, तुम गांव में रह के भी इतना डरते हो। मैं उस दिन उनको समझा नहीं पाया था कि मैं डर नहीं रहा था, मैं उनको कुछ प्रॉब्लम होने से बचाने की कोशिश कर रहा था।
क्योंकि मैं उसी जगह पे रहता हूँ, उस एरिया में रोज़ मेरा आना जाना है। मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ नहीं होता है। तो ये जो भरोसा है मैडम, ये पूरा डिपेंड करता है आपने क्या देखा उसके ऊपर। वो लोग काफ़ी हंस के चले जाने के बाद मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं उनको कुछ भी मना नहीं करता हूँ, लेकिन बस वेट करता रहता हूँ और मन ही मन में दुआ मांगता हूँ कि वो लोग सही सलामत लौट आए। करीबन 8:30 के आसपास वो लोग होम स्टे में वापस आ जाते हैं। 8:45 या 8:50 होगा मैडम, जब मैं डिनर करने गया था। डिनर बस खत्म ही किया, जो फैमिली मेरे साथ आए थे वो भैया दौड़ के मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं, बकुल एक बार आओ ना, देखो ना तुम्हारी दीदी क्या कर रही है। मुझे तब सही में पता नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि सच में वहां पे क्या चल रहा है। मैं भी भैया के साथ दौड़ के जाता हूँ अंदर। मैं जैसे ही रूम में एंटर करता हूँ, वो दीदी को मैं देखता हूँ, बाल खुला हुआ है और आंखें लाल है उनके। वो कुछ अंदर ही अंदर गरज रही है। मुझे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है उनके साथ। और मैं पास जाते ही वो मुझे पकड़ लेती है, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे खींच के कुछ अजीब भाषा में बोलना शुरू करती है जो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये नॉर्मल नहीं है। मैं खुद को उनसे छुड़ा के दूर आ जाता हूँ और फिर दीदी भैया को पकड़ लेते हैं। भैया मतलब उनके हस्बैंड को, और उनको खींच के 3-4 थप्पड़ मारती है। सब लोग रूम में डरे हुए थे। बच्चे दूसरे रूम में थे, लेकिन उनका रोने का आवाज बाहर तक आ रहा था। भैया मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं, बकुल प्लीज हेल्प करो, कुछ भी करके हमें बचाओ। मेरे पास तब एक ही चारा था, उनको अपना गांव लेके जाना। मैं उन लोगों को बाहर लेके आता हूँ और बाहर लेके आके मैं उनको क्लियरली सारे बातें बताता हूँ। रूम का डोर लॉक होने के बाद 2 भैया थे और एक जो और दीदी थी। मैं उनसे पूछता हूँ, भैया क्या हुआ था, मुझे ठीक से बताइए। वो लोग बोलते हैं, हम निकल के फॉरेस्ट में गए थे, हम थोड़ा सा घूमते हैं, घूम के वापस आते वक्त तुम्हारी दीदी बात नहीं कर रही थी। हमें लगा शायद टायर्ड है, इस वजह से बात नहीं कर रही है। और कुछ समय बीतने के बाद कुछ अजीब भाषा में बात करना शुरू करती है और अपने बच्चे को भी धक्का मार के फेंक देती है। तब जाके हमें एहसास होता है कि ये नॉर्मल नहीं है। उसके बाद ही जब भी हम लोग पास जा रहे थे, हमें गाली दे रही थी, हमें मार रही थी, और ऐसे ही सिचुएशन पे मैं जाके तुम्हें बुला के लेके आता हूँ। मुझे समझ में आ गया था क्या हुआ है। मैं उन लोगों को बताता हूँ, अगर आपको मुझ पे भरोसा है तो आप एक काम कीजिए, हमें अभी निकलना है, हम यहाँ पे और ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दीदी ठीक हो जाए, आप लोगों को निकलना ही है यहाँ से। मैं पूरा भरोसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा किसी को जानता हूँ मेरे गांव में जो शायद आपका मदद कर पाएंगे। ये बात होने के बाद भैया मुझे बोलते हैं, जो भी करना है करो, लेकिन उनको ठीक करना है, मेरे बच्चे रो रहे हैं। हम सब लोग दीदी को लेके निकलते हैं। दीदी को एकदम पीछे वाले सीट में बांध देते हैं रस्सी से। बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ये छोड़ के और कुछ चारा भी नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी से कूद के निकल जा रही थी। वो उस जगह से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके बच्चे कार में बैठ के जोर जोर से रो रहे थे। जो दूसरी दीदी थी वो भी डर के सिमट गई थी। मैं, दोनों भैया और एक दीदी, 2 बच्चे और उस दीदी को लेके रात के करीबन 12 बजे हम लोग स्टार्ट हो गए थे। वहाँ से रात को स्टार्ट होके करीबन 2:30 बजे के आसपास मैं बातावाड़ी आके पहुँचता हूँ। बातावाड़ी में मेरा घर है।
मेरा गांव बाताबाड़ी है। मैं पहले ही अपने भाई को फ़ोन करके बोल दिया था कि मौलवी जी के पास जाके रुकने के लिए, क्योंकि वही है जो झाड़ फूक करते हैं और जिनको हमारे गांव में सबसे ज़्यादा ज्ञान है इन चीज़ों के बारे में। मेरे घर पे पहुंचने के बाद दीदी को कार में ही रखते हैं और थोड़ी ही देर में मेरा भाई जाके मौलवी जी को लेके आते हैं। मौलवी जी आने के बाद वो दीदी जिस तरीके से बात करना शुरू किया था, जिस तरीके से चिल्लाना शुरू किया था, हम सब लोग परेशान हो गए। मौलवी जी को गंदे गंदे गालियां दे रहा था और कोशिश कर रहा था किसी भी तरीके से उनको मार दे। मौलवी जी आदेश देते हैं उनको रूम में लेके आइए। उनको रूम में लेके जाने के बाद हम लोग बांध के रखते हैं। उसके आधा घंटे तक मौलवी जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जो भी कुरान शरीफ में ये जिन को काबू में करने का मंत्र था वो सारे पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं। उसके आधा घंटे बाद वो दीदी शांत होके बेहोश हो जाती है। मौलवी जी बोल के जाते हैं जो भी करना था मैंने कर दिया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके हिसाब से दीदी बाल खोल के जंगल में गई थी और वहीं पे किसी जिन ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन अभी दीदी सुरक्षित थी। और मौलवी जी ने एक ताबीज़ भी दिया था और मौलवी जी ने बोले थे 3 महीने तक इस ताबीज़ को पहनना है, 3 महीने के बाद बहते हुए पानी में इसको बहा देना है। ये बोल के वो चले जाते हैं। उस दिन रात को वो फैमिली मेरे ही घर रुके हुए थे। दूसरे दिन सुबह होने के बाद उस दीदी को पता भी नहीं था पिछले रात क्या हुआ था। तो ये था आज का हमारा रियल हॉरर इंसिडेंट जो बोकुल से मैंने कलेक्ट की हुई थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये इंसिडेंट पसंद आया कि नहीं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमें इंसिडेंट लिख के नहीं भेजेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये शो को कंटिन्यू करना। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो हमें रियल इंसिडेंट लिख के भेजिए, या आपके पास कुछ रियल इंसिडेंट नहीं है तो, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप किसी से कलेक्ट करके भी ये इंसिडेंट हमें भेज सकते हैं। हमें इंसिडेंट भेजने के लिए आपको मेल करना होगा wellofhorrors@gmail.com पे, या तो आप हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। अगर आपका वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है तो हमारा कोशिश रहेगा आपका वॉइस रिकॉर्डिंग ही हम सुनाएं अपने शो पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट या कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।